जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? जी मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है? जी क्लास आप मुझे सुन सकते हैं? चलो जी, गुड हो गया। चलें, आज भी हमारी क्लास होगी आपस में। ठीक है। अच्छा जी, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? मुझसे ज़रा शेयर करेंगे आप लोग? हाँ जी, मुझे बताएं कि आवाज़ आ रही है और स्लाइड भी शो होना शुरू हुई है कि नहीं? जी जी, वॉइस आ गई। इसको थोड़ा सा बंद कर दो। चलें, आज हम ये वाला चैप्टर भी ख़त्म करते हैं। तो थोड़ा सा कल का समराइज़ करें आप लोग ज़रा, कि हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कल। थोड़ा सा समराइज़ करें सारा। जी, कल जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको ज़रा एक दफ़ा समराइज़ करें, और मैं आप लोगों की उसी समरी की बेस पे अटेंडेंस लगाऊंगा। जो जो रिप्लाई करेगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, बाकी लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। जी, समराइज़ करें। और हर बंदे का 25 लोग ऑनलाइन है मेरे पास, 25 लोगों का मुझे कमेंट इनपुट चाहिए। 25 लोगों की मुझे इनपुट चाहिए कि
जो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारा एथिक्स, जो एथिक्स वाला पढ़ा था, इसको ज़रा समराइज़ करना आप लोगों ने कि इसमें क्या क्या पढ़ा था। बेशक आप 4-5 मिनट ले लें, लेकिन मुझे सही वाली सही समराइज़ चाहिए इसका ना, कि क्या क्या पढ़ा था हमने। सुमैया शाहिद की अटेंडेंस लग गई, सुमैया यूसुफ की भी लग गई। सलकर हमने वेरियस लाइब्रेरी। नीलम राशिद, और क्या क्या पढ़ा था आप? एथिक्स से शुरू करें ना, बिल्कुल स्टार्ट से। जी आंसर ठीक है, आपने भी बता दिया। जी, जिसका आंसर आएगा उसकी अटेंडेंस लगती जाएगी। ठीक है जी मुबीन, आपकी भी लग गई अटेंडेंस। ठीक है जी बुले लाला, फिजा की भी अटेंडेंस लग गई। हालिया चौधरी ने भी बता दिया। और जी चलें जल्दी जल्दी बताते जाएं, फिर हम आगे चलते हैं। अरफा, आरफा ने, जेनिफर ने, सिद्रा ने भी बताया है। ठीक है जी, बिल्कुल यही चीज़ें पढ़ी थी। हीरा जुल्फ़िकार। जी नीलम ठीक है। मुबीन कह रही हैं बुशरा मेरे साथ अच्छा रही है। अच्छा, फातिमा ने भी बता दिया है। दीदा सफदर ने बताया। मरियम ने भी बता दिया। फातिमा ने भी बता दिया। जी हबीब ने भी बता दिया है। शहजाद ने बताया। ठीक है जी, चलें अब हम आगे ज़रा थोड़ा सा बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वी हैव कॉमन लीगल इश्यूज इन द क्रिटिकल केयर कॉर्पोरेट लायबिलिटी। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इसको आपने ज़रा रीड करना है। जी सुंदर साहब ने बता दिया। सो इसको ज़रा रीड करना है आपने। और इसको रीड करके तो ज़रा मेरे साथ शेयर करें कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो एक स्लाइड आपके सामने ओपन है, कॉर्पोरेट लायबिलिटी, कल हमने पढ़ा था इसको। तो इसको ज़रा रीड करें और मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। जब हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन हॉस्पिटल उस वक्त रिस्पॉन्सिबल हो जब हॉस्पिटल ने अपनी गलती की है, खुद से गलती की है। जैसा कि हॉस्पिटल ने स्टाफ फायर नहीं किया, पेशेंट लेते रहे हैं वो,
और जिसकी वजह से पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस सूरत में फिर स्टाफ जो है वो उसका इशू नहीं होगा, हॉस्पिटल का इशू होगा। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट आ जाती है नेग्लिजेंट सुपरविजन। चलें अब इसको ज़रा रीड आउट करें, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, इसको पढ़ें और उसके बाद जो है ना मुझे बता दें कि आपको क्या समझ आ रही है इससे। जी, अब ये वाली स्लाइड को पढ़ना है और मुझे बताना है यहाँ से क्या समझ आ रही है। नेग्लिजेंट सुपरविजन से क्या समझ आ रही है? पढ़ रही हो? अस्सलाम। ठीक है, अदीला कह रही हैं और आरफा कह रही हैं व्हेन अ सुपरवाइजर पर्सन। अच्छा जी, ठीक है जी, काफ़ी लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया, सही कह रहे हैं। इस क्लेम्ड व्हेन अ सुपीरियर फेल्स टू रीजनेबली सुपरवाइज पीपल अंडर हिज और हर डायरेक्शंस। मतलब एक किसी बंदे को आपने मैनेजर लगाया है, हेड लगाया है, सुपरवाइजर लगाया है, वो अपने अंडर लोगों को ठीक से सुपरवाइज नहीं कर सका और उसके अंडर किसी बंदे ने गलती कर दी। फॉर एग्जाम्पल, if a nurse is rotated to an unfamiliar unit and inform the charge nurse that she has never worked in a critical care unit, it would be unreasonable for the charge nurse to ask her to perform invasive monitoring. तो अगर किसी न्यू को हमने जो है वो आईसीयू में लगा दिया है और उसे हम वहाँ पे कह रहे हैं काम करो, उसने हमें बताया भी है कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मुझे ये काम नहीं आते हैं, तो अगर वो गलती करता है बंदा, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसका सुपीरियर या उसका सुपरवाइजर जो है वो होगा। बिल्कुल ठीक है जी, समझ आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट रूल ऑफ पर्सनल लायबिलिटी आ जाता है जी, पर्सनल लायबिलिटी को भी पढ़ें। वेरी गुड हबीब, इट अकर्स ड्यू टू मैनेजमेंट नेग्लिजेंसी। आपने बिल्कुल सही बताया कि मैनेजमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से ये जो है ना होता है। चलें जी, आ जाएं अब नेक्स्ट कॉमन लीगल इश्यूज इन क्रिटिकल केयर में, और उसमें है जी रूल ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। हम खुद कब जो है एक सिंगल पर्सन कब जो है वो लायबल होता है, उसको अकाउंटेबल कब ठहराया जाता है, तो इसको पढ़ें फिर मुझे बताएं। जी, पढ़ लें इसे और फिर मुझे बताएं आपको इससे क्या समझ आ रही है। अच्छा जी, रूल ऑफ पर्सनल लायबिलिटी, काफ़ी लोगों ने इसका भी आंसर दिया है, अब थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सो व्हाट इज़ द रूल ऑफ पर्सनल लायबिलिटी? अच्छा, इसमें है
if a nurse are expected to make sound decision by virtue of their specialized education, training and experience, तो हमें डिफरेंट यूनिट्स के अंदर अपॉइंट किया जाता है। हमें इसलिए किया जाता है कि हमारी इस तरह की एजुकेशन होती है, हमारी इस तरह की ट्रेनिंग होती है और हमें वो चीज़ें आती होती हैं, तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उस ट्रेनिंग की बुनियाद पे, हम उस सारे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपनी अकल बूझ की बुनियाद पे हम अच्छे फैसले करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई अच्छा फैसला नहीं ले पाते, सो व्हाट इज दिस इज आवर रूल ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे ऊपर नेग्लिजेंस साबित हो जाती है और फिर हमारा कसूर जो है वो आ जाता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल ये है कि एक पेशेंट है, आपको पता है कि वो गिर सकता है, रिस्क फॉर फॉल पे है, आपने उसकी रेज ओपन नहीं की और पेशेंट गिर गया, तो उस सूरत में रूल ऑफ पर्सनल लायबिलिटी आप लोगों के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको पर्सनल लायबिलिटी की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज लीगल रिस्क एरियाज। लीगल रिस्क एरियाज क्या हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले आ जाती है असॉल्ट। असॉल्ट और बैटरी जरा पढ़ें आप लोग, बैटरी बैटरी भी कहते हैं, बैटरी भी कहते हैं। तो असॉल्ट और बैटरी को पढ़ना है आपने और इसमें जरा डिफरेंस बताना है मुझे आपने। जी, व्हाट इज असॉल्ट एंड व्हाट इज बैटरी? जी, असॉल्ट और बैटरी में क्या फ़र्क है, ये दो आपने पढ़नी है और मुझे फिर बताना है आपको क्या समझ आ रही है, असॉल्ट और बैटरी में क्या फ़र्क है। जी, कुछ समझ आ रही है असॉल्ट और बैटरी में फ़र्क यहाँ पे? हरी आप रिप्लाई कीजिए। सब कहते हैं सॉल्ट में एक्शन परफॉर्मेंस नहीं होती बट सीनियर थ्रेट। वेरी गुड। तो असॉल्ट में जो है वो एक्शन नहीं होता, किसी को धमकी दी जाती है, बैटरी के अंदर एक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, सो एक्ट नॉट परफॉर्म बट डेवलप अ फियर। किसी को आप प्रेशर में लाने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी को जो है थ्रेट दिया जाए वर्बली या फिर फिजिकली, तो इसको असॉल्ट कहते हैं। और वो जो थ्रेट दिया गया था अगर वो परफॉर्म कर दिया जाए तो उसे बैटरी कहते हैं। जैसे किसी को कहना कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा इज असॉल्ट, और अगर थप्पड़ मार दिया जाए तो दैट इज बैटरी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये भी। नेक्स्ट इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं इन्वेजन, इंट्रूजन इनटू इंडिविजुअल्स प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। तो किसी के प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करना इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। Next, we have false imprisonment. It is the unlawful restraint of a person against her or his will by someone without legal authority. So, किसी बंदे को बगैर किसी वजह के बंद करके रखना, कैद में रखना, इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मोस्टली इस ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेंटली इल पेशेंट्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात उन्हें हेल्थ केयर प्रोफेशनल पकड़ के बंद कर देते हैं, तो उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। तो वो जो उसको अगर आपने किसी बंदे को आपने बंद करना भी है तो उसकी बड़ी ठोस रीज़न होनी चाहिए आपके पास और डॉक्टर का ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है डिफेमेशन। तो इसको ज़रा पढ़ें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमारे साथ होती होती भी रहती है।
जी, इसको पढ़ें और बताएं क्या समझ आ रही है। अरफा क्या रिपीट करना है? सर जी रिपीट कर दें, क्या रिपीट करना है? सो नेक्स्ट क्या है? डिफेमेशन। डिफेमेशन किसी की रेपुटेशन डैमेज करना, किसी पे इल्जाम लगाना। बैक बाइटिंग नहीं है ये। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की गुड रेपुटेशन को डैमेज करना, उसके खिलाफ बातें करना। सिलेंडर इज वर्बली। सिलेंडर कहते हैं कि जब आप किसी की रेपुटेशन को वर्बली डैमेज करते हैं। और लेबल कहते हैं जब किसी की रेपुटेशन को रिटन फॉर्म में कहीं अखबार में पब्लिश करके कोई पोस्ट लगा के इस तरह से डैमेज किया जाता है। ठीक है। सो दिस इज डिफेमेशन, किसी को किसी की इज्जत आबरूई करना और इस तरह की चीज। सो ये वाला चैप्टर भी हमारा जनाब खत्म हो गया। नेक्स्ट अब क्या पढ़ा जाए मुझे बताएं, क्या पढ़ा जाए नेक्स्ट यार? हम्म। जी क्या पढ़ा जाए? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा जाए नेक्स्ट। और कौन कहता है जी? देखते हैं किसके वोट ज्यादा आते हैं, वो पढ़ेंगे। बताएं। यार मैंने पेन मैनेजमेंट पढ़ाया आपको? मुझे ये बताएं, पेन मैनेजमेंट पढ़ाया मैंने आपको? चलें हम जो नेक्स्ट लेसन है वो पढ़ते हैं पेन मैनेजमेंट के ऊपर। रेस्पिरेटरी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी हम पेन में, अच्छा चलें अब 4 बजे वाले में आप लॉग इन करें, मैं इसको बंद कर रहा हूँ जी। 4 बजे में लॉग इन करें।